हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज का टॉपिक होगा आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, एटम एंड आईपीओसी नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आज हम ये सीखते हैं कि आईपीओसी नंबर कैसे, आईयूपीएसी नंबर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एटम्स जान लेते हैं। एटम्स क्या होता है? तो एटम्स आपको पता ही है कि टिनी पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी मैटर्स, जो भी मैटर्स होते हैं वो टिनी पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। ठीक है, तो नोट करें, according to modern atomic theory, an atom is the smallest particles of an element which take parts in chemical reaction such that during the chemical reaction the atom maintain its identity throughout the chemical or physical changes। क्लियर? तो क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट which take parts in chemical reactions such that during the chemical reactions the atoms maintain its identity throughout the chemical or physical changes। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट होल प्रोसेस, चाहे वो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एटम्स अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, उसे मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एटम्स के बारे में, आप इन्हें नोट कर लें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नोट कर लेते हैं, एटम्स आर very small and hence cannot be seen even through very powerful microscope। क्लियर हो गया? मीन्स जो एटम्स होते हैं इतने स्मॉल, इतने टिनी पार्टिकल्स होते हैं कि आप इन्हें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम्स इन हाइड्रोजन इज 0.37 into 10 power minus 10 मीटर और 0.037 नैनोमीटर, such that 1 नैनोमीटर is equal to 10 power minus 9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 power minus 10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर is equal to 10 power minus 6 मीटर and 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये तो मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। ठीक है, 10 पावर माइनस 9 मीटर आपको याद रखना, 1 नैनोमीटर के लिए, 1 एंगस्ट्रॉम के लिए 10 पावर माइनस 10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर के लिए 10 पावर माइनस 6 मीटर, 1 मिलीमीटर के लिए 10 पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? टोटल अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं एटम्स के बारे में। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट था एटम्स आर वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, व्हिच इज टेकन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस द आइडेंटिटी ऑफ
एटम मेंटेन थ्रू आउट द केमिकल प्रोसेस और केमिकल चेंजेज और केमिकल और फिजिकल चेंजेज मीन्स फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस थ्रू आउट, ये अपनी प्रॉपर्टी अपने एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं। कौन? एटम। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड, अगर हम बात कर लेते हैं कि ये इतने स्मॉलेस्ट होते हैं इवन आप इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है। थर्ड है कि जो इनका एटॉमिक रेडियस होता है वो 0.37 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है और 0.037 नैनोमीटर के इक्वल आप इनको लिख सकते हैं, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? एटम्स के बारे में कुछ जानकारियां। अब हम देख लेते हैं IUPAC नंबर ऑफ एटम्स, कैसे इनको लिखा जाता है। IUPAC नंबर। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये IUPAC का फुल फॉर्म होगा, ये आपको याद रखना है। सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। आपको क्या करना है, कुछ एटम्स हैं उनके देखना है कि आप उनको किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनकी कैसे करते हैं। तो आप इस साइड लिखेंगे एलिमेंट एंड दैट साइड आप लिखेंगे सिंबल। फर्स्ट है आपका जैसे एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सल्फर एंड जिंक। ठीक है, तो ये कुछ हो गए, ये हो गए एलिमेंट्स और इधर हो गए इनके सिंबल। ठीक है, तो नोट कर लें सबके। एल्यूमिनियम को Al से, आर्गन को Ar, बेरियम को Ba, कैल्शियम को Ca, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को Co, कॉपर को Cu एंड फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है गोल्ड, Au, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe फेरस से, लेड को Pb से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से एंड सिलिकॉन को S से। ठीक है, बाकी सिल्वर, सल्फर और जिंक आपको दिख नहीं रहा है, तो याद रखना जो सिल्वर है, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं और जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे नहीं दिख रहा था आप लोग को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें एलिमेंट सिंबल इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। आप जब 10th क्लास में जाओगे ना तो आपको इससे और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। वो इस तरीके से कि आपको उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से पहले इसके कैपिटल लेटर और फर्स्ट नंबर इस कैपिटल लेटर और सेकंड जो होता था स्मॉल लेटर लिखकर इसको पहले इसका नामकरण किया गया। आफ्टर दैट फिर इसको और मॉडिफाई करते चले गए। तो बहुत सारे इनके बारे में कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ना है। अब सिर्फ बेसिकली आप इनका समझ लें इतना कि इनको किस तरीके से लिखा जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इनका किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें नोट कर लें। ओके, तो आपने इन्हें नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट किस तरीके से लिखा जाता है। रीडिंग है आपकी एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called its atomic mass, ठीक है। किसी भी एटम्स के एटॉमिक मास को, किसी भी एटम के मास को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन 1961 IUPAC have accepted एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जिन्हें AMU कहा जाता है, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। 1961 में IUPAC ने इसको एक्सेप्ट किया था, किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है, कि किसी भी एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास को AMU में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना है। तो ये हो गया एटॉमिक मास के बारे में। अब इसके बाद ही हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या है, उसे नोट करें आप। ठीक है, ये नोट हो गया होगा आपको। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज the quantity of mass equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12, ठीक है। The atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12, AMU और U, ठीक है। 1 atomic mass unit और unit is equal to 1/12 into mass of an atom of carbon. 1 unit is equal to 1.66 into 10 power minus 27 ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। AMU को आप इस तरीके से याद रखें, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर, मान लो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का नोट करना है, तो कैसे हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरीके से एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन
1 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा 14 यूनिट। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। तो इस तरीके से, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट। तो ये आपको इतना नोट कर लेना, फिर हम कुछ के एटॉमिक मास और आपको लिखवा देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, कुछ नंबर्स के, कुछ एलिमेंट्स के लिखवा देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो नोट करते हैं यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर इनका एटॉमिक मास, एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा 1 यूनिट, कार्बन का कितना होगा 12 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, सोडियम का 23 यूनिट, मैग्नीशियम का 24 यूनिट, सल्फर का 32 यूनिट एंड क्लोरीन का 35.5 यूनिट एंड कैल्शियम का 40 यूनिट। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसका एटॉमिक मास 12 यूनिट हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7, 7 टू ज़ 12, ऑक्सीजन का 8, 16, सोडियम का होता है आपका 11, 11 टू ज़ 22 बट 23 लिया जाता है। मैग्नीशियम का 12 टू ज़ 24, सल्फर का होता है 16 टू ज़ 32, क्लोरीन का होता है 17 टू ज़ 34 बट ये 35.5 माना गया है, और कैल्शियम का होता है आपका 20 और 20 का 40। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, एटॉमिक मास डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। इतना हो गया होगा आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम करेंगे हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो नोट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ elements are very reactive and does not exist in free state। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं कुछ एलिमेंट्स के एटम्स, इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ओनली द एटम्स ऑफ फ्री गैसेस atoms of noble gases such that ठीक है, such that helium, neon, argon, krypton, xenon and radium। ठीक है, तो जो ये होते हैं ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि आप इनको लिख सकते हैं आर अनरिएक्टिव इन केमिकल रिएक्शन, सो इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन फ्री स्टेट या अकर इन फ्री स्टेट। ठीक है, थर्ड है एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट combine together to form molecules और आयंस। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लें, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं
ठीक है। एटमॉस्फेयर में वो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, बट जो नॉन रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये कंबाइन होते हैं एक साथ ही क्या फॉर्म करने के लिए, मॉलिक्यूल्स और आयन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप जितना आज आपकी नोट्स बनवाई गई हैं आप इन्हें लिख लें, लर्न करें, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में छोड़ें। बाकी कोई भी आपका पढ़ने वाला है, आपका स्टूडेंट या आपके साथ आसपास कोई पढ़ने वाला है विद्यार्थी, ठीक है, या आपके कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।